जय हिंद। उस दिन हम नदी से कुछ क्वेश्चन को समझे थे, आज उससे आगे हम समझेंगे। उस दिन हम बताए हुए थे कि जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से गुजरती है तो पर्वतीय क्षेत्रों में भी आकार के घाटी छिप्रिकाएँ जैसा निर्माण करती है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब नदी मैदान से गुजरती है तो वो क्या क्या चीज़ का निर्माण करती है। तो जब नदी मैदान से गुजरती है तो गोखुर झील, बाढ़कृत मैदान, विसर्प और डेल्टाओं का निर्माण करती है। गोखुर झील कैसा होता है? तो गोखुर झील गाय के पाँव जैसा होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है गोखुर झील। ठीक है, आगे हम लोग फिगर में देखेंगे कि गोखुर झील कैसा होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ के मुख्यतः 3 अपवाह तंत्र हैं। एक है सिंधु नदी अपवाह तंत्र, दूसरा है गंगा नदी अपवाह तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। अब हम लोग बारी बारी सभी को एक एक करके देखते हैं कि सिंधु नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से नदियाँ आता है, गंगा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से नदी आता है और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से नदी आता है। पहला हम लोग देखते हैं सिंधु नदी अपवाह तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत मानसरोवर झील के पास से है। ठीक है, जहाँ से ये निकलती है उसका नाम है बोखरचू या शेरमुख। तिब्बत में उसे बोखरचू या शेरमुख कहा जाता है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। इस सिंधु नदी का कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। आगे देखते हैं हम लोग। भारत में मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर सिंधु नदी गुजरती है या सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी के दाएं तट पर ले स्थित है जो लद्दाख का राजधानी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सिंधु जल समझौता किसके किसके बीच में हुआ है। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में हुआ था। इस समझौता में यह निर्णय लिया गया कि भारत सिंधु नदी का मात्र 20% जल ही इस्तेमाल करेगा, जबकि पाकिस्तान सिंधु नदी का 80% जल इस्तेमाल करेगी। अब हम लोग देखते हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलज है। ये सभी नदी को पंच नदी के नाम से जाना जाता है। या सिंधु नदी की सहायक नदी है। अन्य नदी जो सिंधु नदी के सहायक नदी है उसका नाम भी हम लोग देख लेते हैं। जास्कर, काबुल, गिलगित, श्योक। जो पंच नदी के अलावा अन्य नदी जो सिंधु नदी के सहायक नदी है। आगे हम लोग देखते हैं सिंधु नदी का मुहाना। सिंधु नदी को हमने देखा था कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और यह अरब सागर में जाकर गिर जाती है। आगे हम लोग देखते हैं पंच नद कौन कौन है। पंच नदी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज है। यह सभी पाकिस्तान में एक जगह है मिठन कोट के पास में सिंधु नदी से पांचों नदियां मिल जाती है। आगे देखते हैं झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील के पास से निकलती है। यह चेनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी पर निर्मित कुछ चीज़ों को हम लोग देखते हैं। जैसे झेलम नदी बुलर झील का निर्माण करती है जो भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील है। भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील है। उसके बाद झेलम नदी के ऊपर एक डैम है जो डैम है मंगला डैम।
और झेलम नदी के ऊपर एक परियोजना है, जो परियोजना का नाम है तुलबुल परियोजना। आगे हम लोग देखते हैं चेनाब नदी। चेनाब नदी, पहला क्वेश्चन है कि चेनाब नदी सिंधु के सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका अन्य नाम चंद्रभागा के नाम से भी हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। चेनाब नदी के ऊपर कुछ परियोजनाएं बनाया गया है जो हम देखते हैं। चेनाब नदी पर बगलिहार परियोजना, सार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना बनाया गया है। आगे रावी नदी। रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अंततः यह चेनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी के ऊपर स्थित कुछ परियोजनाएं हैं, उसको हम लोग देखते हैं। रावी नदी के ऊपर एक चमेरा परियोजना, दूसरा है थिन, जिसे रंजीत सागर परियोजना के भी नाम से जाना जाता है, और तीसरा परियोजना है शाहपुरकंडी परियोजना। आगे हम लोग देखते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम स्थल ब्यास कुंज, जो रोहतांग है, यह कुल्लू घाटी से होकर प्रवाहित होती है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। ब्यास का प्रवाह क्षेत्र केवल स्थित है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि ब्यास नदी का प्रवाह क्षेत्र केवल भारत में ही स्थित है। ब्यास और सतलुज नदी मिलकर हरिके बैराज के निकट ब्यास और सतलुज नदी मिल जाती है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो भारत के सबसे बड़ी नहर है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के क्षेत्रों में सिंचाई का कार्य करती है। आगे हम लोग देखते हैं सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल राक्षस ताल झील है, जो मानसरोवर झील के ही निकट पाया जाता है। अन्य नाम इसका लोंगचेन खंबाब है। सतलुज नदी को तिब्बत में लोंगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। यह भारत में सिरकिल्ला दर्रा, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उस दर्रे से प्रवेश करती है। दर्रा किसे कहा जाता है? तो दर्रा दो पर्वतों के बीच संकीर्ण रास्ते को हम लोग दर्रे के नाम से जाना जाता है। दो पर्वतों के बीच संकीर्ण रास्ते को दर्रे के नाम से जाना जाता है। जबकि दो पर्वतों के बीच यदि अधिक मात्रा में खाली स्थान हो, जहाँ पे कुछ बस्तियां बसाया गया हो, उसे घाटी के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सतलज नदी के ऊपर कुछ परियोजनाएं हैं। जैसे सबसे बड़ा परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। दूसरा हरिके बैराज, जो सतलज नदी और ब्यास नदी पर स्थित है, और सतलज नदी से ही इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है, निकलती है। आगे हम लोग देखते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र। तो गंगा नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी नाम देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है, तब उसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे हम देखते हैं सतोपत हिमानी, उत्तराखंड में स्थित है, वहां से एक नदी निकलती है अलकनंदा। दूसरा गंगोत्री हिमनद, वो भी उत्तराखंड में स्थित है, और वहां से एक नदी निकलती है भागीरथी। जब अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती है, तब नदी के नाम से जाना जाता है। हम लोग आगे देखते हैं बद्रीनाथ मंदिर, जो उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। यह
बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नोट, प्रयाग का मतलब होता है नदियों का मिलने वाला स्थान। जहाँ पे एक नदी दूसरे नदी से मिलती है तब वह प्रयाग कहलाता है। आगे हम एक बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है अलकनंदा, केदारनाथ से नदी निकलती है मंदाकिनी और गंगोत्री से एक नदी निकलती है भागीरथी। हम लोग देखते हैं कि बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है अलकनंदा और एक नदी साइड से आती है धौली गंगा। जब अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मिलता है उसे हम लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। जब अलकनंदा पिंडार नदी से मिलता है उस जगह को हम लोग कर्ण प्रयाग कहते हैं। जब अलकनंदा मंदाकिनी नदी से मिलता है तो उस जगह को हम लोग रुद्र प्रयाग कहते हैं। और जब अलकनंदा भागीरथी नदी से मिलता है तो उस जगह को हम देव प्रयाग कहते हैं। और देव प्रयाग में के बाद अलकनंदा नदी का नाम गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक डब्बा में हम बना दिए हैं ताकि आप लोगों को याद करने में सुविधा हो। धौली गंगा और अलकनंदा जिस जगह को मिलता है उसे हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। कर्ण प्रयाग में पिंडार और अलकनंदा नदी मिलती है। वहीं रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलती है। और देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है। ये दोनों एग्जाम में कई बार पूछा गया भी है। आगे हम लोग देखते हैं कि जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक जगह पर मिलती है तो गंगा नदी दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक धारा हुगली के नाम से जाना जाता है जबकि दूसरी धारा भागीरथी के नाम से जाना जाता है। हुगली कोलकाता में हुगली नदी कोलकाता में चली जाती है और गंगा नदी को हुगली नदी के नाम से कोलकाता में जाना जाता है। जबकि भागीरथी ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहाँ पे इस नदी का नाम पड़ता है पद्मा। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम पड़ता है पद्मा। जब पद्मा अर्थात गंगा, जमुना अर्थात ब्रह्मपुत्र, जब दोनों नदी का संयुक्त धारा एक जगह मिल जाता है तो वह कहलाता है मेघना। यह भी इसका नाम बांग्लादेश में ही कहा जाता है। यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा नदी का। गंगा और यमुना प्रयागराज में मिलता है जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। 6 वर्षों पर कुंभ मेला और 12 वर्षों पर महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, गंगा नदी की सहायक नदी कौन है? बाएं से मिलने वाली नदियाँ क्या है? मान लेते हैं कि ये गंगा नदी है और जो नदी इधर से मिलेगी उसे बाएं से मिलने वाली नदियाँ कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि बाएं से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सा है। बाएं से मिलने वाली गंगा नदी की सहायक नदियाँ गोमती, रामगंगा, महानंदा, कोसी, बागमती, गंडक और घाघरा है। वहीं दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सा है? तो दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ जो गंगा नदी के नीचे की तरफ मिले उसे दाईं ओर से कहा जाता है। दाईं ओर से मिलने वाली गंगा नदी की सहायक नदियाँ यमुना, सोन, टोंस और कर्मनाशा है। आगे हम लोग देखते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। वहीं महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, गंगा की सहायक नदियाँ कर लिए। आगे हम लोग देखते हैं गंगा नदी से रिलेटेड कुछ विशेष तथ्य हैं, उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। गंगा नदी का विशेष तथ्य क्या है उसको हम देखते हैं। गंगा नदी के ऊपर भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग एक बना है जो इलाहाबाद से हल्दिया है। ये जल मार्ग के द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्यों में सस्ता सुविधा व्यापार करने की सुविधा होती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 है। इसको आसानी से याद रख सकते हैं 525 करके। गंगा नदी
का मुहाना कहाँ स्थित है? गंगा नदी का मुहाना, गंगा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में स्थित है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और वहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। भारत के गंगा नदी भारत के सबसे बड़ी लंबी नदी है। इसे भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नदी का दर्जा सन 2008 में दिया गया था। उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। इसके किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। हुगली नाम कलकत्ता में पड़ता है, जबकि पद्मा नाम गंगा नदी के द्वारा सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। गंगा नदी के उत्तर प्रदेश के लगभग 28 जिला और बिहार के 12 जिला स्थित है। तो आज इतना ही। अच्छा, हम एक फिगर है यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये हो गया गोखुर झील। देख लीजिए, गाय के खुर जैसा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? गाय के खुर जैसा, इसीलिए इसको बोला जाता है गोखुर झील। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।